हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि जो आपका सीडीपी है 30 क्वेश्चंस के पेपर पास वाले, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स 30 में 30 अपना लाना है, ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला ही क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, और आपका पेपर 2 के लिए बेसिकली है और पेपर 1 में तो ये आपको काम देगा ही देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ठीक है, यानी कि जो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य होता है वो शिक्षकों से क्या मांग करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग यानी कि जांच करते हैं। दूसरा है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और चौथा है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य होता है वो शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, ठीक है, पहला ऑप्शन है उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। दूसरा है उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वे सीखने के लिए तैयार न हो। और चौथा है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखता जब तक कि वे सीखने के लिए तैयार न हो, यानी कि जब बच्चा खुद से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो आप कुछ भी कर लीजिए बच्चा नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर से अगला क्वेश्चन है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। यानी कि ये जो तथ्य है कि बच्चों का जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान होती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोन फैन ब्रैनर और चौथा है लेवाई गोत्स्की। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका लेवाई गोत्स्की से संबंधित है, ठीक है। देखिए ये जो तथ्य है कि जो बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है तो ये आपके लेवाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं का मानना है लेवाइगोत्स्की जी का कि जब बच्चे जो होता है कि जिस आयु में संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये आपका लेवाइगोत्स्की से संबंधित है ये जो तथ्य है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आप एक शिक्षिका या फिर शिक्षक के रूप में, ठीक है, आप एक शिक्षिका या फिर शिक्षक के रूप में रैगिंग, ठीक है, रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, ठीक है, सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से वे किस स्तर पर होंगे। यानी कि यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप खुद एक शिक्षक या फिर शिक्षिका के रूप में जो लोग रैगिंग करते हैं और जो धमकाते हैं, ठीक है, उसके आप सख्त विरोधी हैं, तो इस संदर्भ में जो विद्यालय में पोस्टर है, ठीक है, पोस्टर लगवाते हैं, ठीक है, उसके बारे में, और जो समिति है उसको बनवाते हैं, ठीक है। तो आपसे जुड़ने वाले जो किशोर हैं, ठीक है, इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, तो निम्नलिखित में से वे किस स्तर पर होंगे। पारंपरिक स्तर पर होंगे, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था से बनाए रखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। वो जो होंगे बच्चे वो आपके उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, देखिए जो उत्तर पारंपरिक स्तर होंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जो अंतिम स्तर होता है कि तर पारंपरिक स्तर, ठीक है, इस पर जो बालक होते हैं वो नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक नियंत्रण में होता है उनमें, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, ठीक है, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो किस कथन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। दूसरा है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। तीसरा है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। और चौथा ऑप्शन है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रगतिशील शिक्षा है, ठीक है, वो किस कथन से संबंधित है, तो ये आपका सबसे करेक्ट यहाँ पर होगा जो विज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से अनुभव। देखिए जहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव होता है सीधे, ठीक है, सीधे विज्ञान का आमने सामने से जो अनुभव होता है और सहयोग उत्पन्न होता है, ठीक है, ये आपके प्रगतिशील शिक्षा से यानी कि जो कथन है उससे संबंधित है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, ठीक है, यानी कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में जब आप एयरफोर्स पायलट बन रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक, अंतर्वैयक्तिक। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो होगा वो आपका गतिक बुद्धि होगा, ठीक है, गतिक, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा। देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत के संदर्भ में जो आपका एयरफोर्स पायलट बनने की के लिए जो आपकी गतिक बुद्धि है, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो गतिक बुद्धि के लोग होते हैं उनमें वस्तुओं को सावधानी पूर्वक व कुशल ढंग से घुमाने एवं प्रयोग और शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए जो गतिक बुद्धि के अन्य उदाहरण होते हैं जैसे कि शिल्पकार हो गए, ठीक है, सैनिक हो गए, खिलाड़ी हो गए आदि, इस प्रकार से गतिक बुद्धि के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी है, सॉरी, परिभाषा में कारक जी है, यानी कि देखिए जो स्पीयरमैन है बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत दिए हैं उनका एक कारक होता है जी कारक, ठीक है, और एक होता है एस कारक, ठीक है। जो जी कारक होता है फ्रेंड्स उसमें देखिए आपका सामान्य कारक होता है, ठीक है, और जो एस कारक होता है वो स्पेसिफिक बुद्धि होती है, ठीक है, जो कि सब में नहीं होती है, और जो सामान्य बुद्धि होती है जी कारक वो सब में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन आपका दिया है आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, वैश्विक बुद्धि। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा जो जी कारक होता है जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर सामान्य बुद्धि में आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, यानी कि कोई वस्तुएं छिपा करके रखी गई हैं तो आप उसको ढूंढ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का संकेत है कि जो शिशु है वो निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पहला ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका इस वस्तु स्थायित्व होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। देखिए जब आप छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालने की बात करती है, ठीक है, तो ये जो बात का संकेत है कि जो शिशु है वो वस्तु स्थायित्व जैसे संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, यानी कि जब शिशु 8 माह से लेकर के 24 माह की अवस्था में होता है, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की जो अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, उसी को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए उस अवस्था में जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रति भी जो अनुक्रिया करना होता है वो प्रारंभ करता है बच्चा, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ देता है क्वेश्चन में कि जो वस्तु स्थायित्व की के बारे में है जो बच्चे में कब आती है, तो ये आपका संवेदी गामक अवस्था में आती है, यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, ठीक है, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था में होती है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका वस्तु स्थायित्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के पूछा है जीन पियाजे के, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, ठीक है, बेसिक से, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। ठीक है, यानी कि कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। देखिए जहां पर आप तुलना करते हैं वो आपका निगेटिव ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, जहां पे तुलना करना होता है तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। तो देखिए यहाँ पर जो विशिष्ट योग्यता होती है या फिर समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता होगी, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जब आपकी यहाँ पर लिंग समानता का जो मानदंड हो सकता है समाज में, ठीक है, तो जब आप कक्षा 12 के 12 में जब बच्चे होते हैं, पहुंचने वाले जो लड़के और लड़कियां होती हैं, ठीक है, इनकी जो संख्या है इसकी तुलना समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। क्योंकि देखिए जब कक्षा 12 तक के जो लड़कियां हैं, ठीक है, इनके पढ़ने की निरंतरता यह दर्शाती है कि लिंग समानता को परिपुष्ट किया जा सकता है। यानी कि देखिए जब 12 तक बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुछ घरों के लोग होते हैं, ठीक है, लड़कियों को नहीं पढ़ने देते हैं, लड़कों को नहीं पढ़ने देते हैं। ठीक है, तो उसी समय आप तुलना कर सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की संख्या में बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तुलना यहाँ पर करेंगे तो ये तुलना देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन ये जो महिला शिक्षकों की तुलना करेंगे ये आपका यहाँ पर निगेटिव बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लिंग समानता का मानदंड है उससे बात किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए पुरुषों की संख्या भाई टीचरों की संख्या तो बाकी ऐसे ही कॉलेज में कम होगी, लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, टू ही ऑप्शन दिया है यहाँ पर, टू ऑप्शन नीचे है, हम लोग देख लेंगे नीचे जाकर के। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। ठीक है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान जो शिक्षक है, ठीक है, वो किसमें मदद करता है। पहला ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। तो आप ऐसा नहीं है कि आप जो व्यक्तिगत अंतर वाले शिक्षार्थी उनकी जो असफलता है उसकी स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है, यानी कि जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं वो शिक्षकों में किस प्रकार से मदद करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। और चौथा है सभी शिक्षार्थियों की ठीक है, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो देखिए जो सबसे पॉजिटिव आंसर आ रहा है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ रहा है। ठीक है, कि जो सभी शिक्षार्थी हैं उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, ठीक है, उसका आप आकलन करें और उसके अनुरूप, यानी कि जो जिन बच्चों के व्यक्तिगत रूप से, देखिए सभी बच्चे व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होते हैं, दो बच्चे कभी भी व्यक्तिगत रूप से एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसका आप आकलन करिए कि क्या, यानी कि कौन से व्यक्ति को, बच्चे को किस प्रकार की आवश्यकता है। ठीक है, और उसी अनुरूप से जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाना चाहिए उस व्यक्ति को। ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन। देखिए सीखने के लिए आकलन क्या है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, दूसरा है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, तीसरा है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, चौथा है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर सीखने के लिए आकलन होता है फ्रेंड्स, ये आपके अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो सीखने के लिए आकलन होता है वो आपकी अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। देखिए जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें आकलन जो होता है वो नियमित प्रक्रिया प्रदान करता है और जो अभिप्रेरणा है उसको क्रियाशीलता प्रदान करती है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है, आपको बताना है जो विद्यालय आधारित आकलन है वो क्या है। पहला ऑप्शन है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। दूसरा है क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। और चौथा है कि परीक्षा के लिए शिक्षक को बढ़ावा देता है क्योंकि उनमें निरंतर परीक्षण होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए जो फ्रेंड्स विद्यालय आधारित आकलन होता है, ठीक है, वो आपका रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि देखिए जो विद्यालय आधारित आकलन होता है फ्रेंड्स वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, और जो देखिए रुचि है रचनात्मकता है, ठीक है, रुचि और जो रचनात्मकता है उसको संवेग मिलता है, वह उनके अनुभव में वृद्धि होती है इससे। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकता है, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है, यानी कि क्लास में बोला गया है शिक्षार्थियों को कि वो अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं इसको दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की जो विविध शिल्प कृति है, ठीक है, इसको संयोजित करें। तो यह किस प्रकार की गतिविधि होगी। पहला ऑप्शन है निबंधात्मक आकलन, ठीक है, दूसरा है घटनावृत्त अभिलेख, तीसरा समस्या समाधान आकलन और चौथा है पोर्टफोलियो आकलन। तो देखिए जब आप किसी भी नोटबुक में जो आपके विविध शिल्प कृति होते हैं, ठीक है, उसको आप लोग नोट करते हैं, संयोजित करते हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो आकलन में आता है। ठीक है, पोर्टफोलियो आकलन में आपका सभी प्रकार के जो गति होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसको नोट करना ही पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय, ठीक है, यानी कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से विद्यालय, पहला ऑप्शन है लड़कियों और लाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, यानी कि समान करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों के लाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, तो देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा कि जब शिक्षार्थी होते हैं उनके जो सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण जो है, ठीक है, उसको वातावरण का माध्यम बनाए रखने से जो विद्यालय है वो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चे जो हैं, जो ठीक है, उनको दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दैत्य कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि जो एकाग्रता है वो समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दैत्य कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये जो विकार है, ठीक, ये जो आपका दिया गया है, ठीक है, वाक्य या फिर इसे हम लोग कोटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है आपका अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, दूसरा है डिस्फेसिया, तीसरा ऑप्शन है संवेदी एकीकरण विकार और चौथा एकाग्रता हास अतिक्रियाशीलता विकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा जो आपका होगा वो एकाग्रता हास अतिक्रियाशीलता विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है,
देखिए जो एकाग्रता होता है वो समय के साथ यानी कि मेल बैठाने के लिए एक दैत्य कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार से निपटने के लिए उल उपयुक्त यानी कि सर्वाधिक सार्थक उपाय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। पहला ऑप्शन है मनोगत्यात्मक, दूसरा है पर्यावरणीय, तीसरा है जैव वैज्ञानिक और चौथा है व्यवहारवादी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपागम है जो अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे के उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो ये आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका पर्यावरणीय होगा। ठीक है, क्योंकि जो पर्यावरणीय उपागम होता है वो अशांतिकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु जो बच्चे होते हैं उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो रेन जूली प्रतिभाशाली की जो अपनी किसके परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है चार पंक्तियां, ठीक है, यानी कि टीचर, दूसरा है चार स्तरीय, तीसरा ऑप्शन है त्रिवृत्तीय और चौथा है त्रिमुखीय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि त्रिवृत्तीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा होती है, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। ओके, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। ठीक है, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनके लिए पहला ऑप्शन है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, दूसरा ऑप्शन है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, ठीक है, या फिर विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको अनुकूलन करना चाहिए जिससे जो शिक्षार्थी हैं उनमें बदलाव आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। ओके, देखिए क्वेश्चन है अधिगम्य निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि अधिगम्य जो निर्योग्यता वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी, दूसरा ऑप्शन है घटनावृत्त अभिलेख यानी कि जो वास्तविक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार रेटिंग स्केल और चौथा है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ठीक है, देखिए जो अधिगम्य निर्योग्यता वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको इनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए किस पद्धति का जो यानी कि कौन सी पद्धति है जो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आपका संरचित व्यवहार अवलोकन पद्धति होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, यानी कि सबसे सही तरीका, यहाँ पर सबसे करेक्ट तरीका पूछा है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थी हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक पूर्ण और उत्पाद जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा ऑप्शन है इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, थर्ड ऑप्शन है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, और चौथा है कि इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा हमने आपको बताया है जहाँ पर संदर्भ से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपका, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया है, देखिए जहाँ पर संदर्भ से जोड़ने की बात की जाती है वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। तो ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, केवल संदर्भ से जुड़ रहा है आपका क्वेश्चन तो वो आपका पॉजिटिव आंसर माना जाएगा, ठीक है। बस बशर्ते आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा ऑप्शन है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और चौथा है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की बात की गई है कि जो वाइगोत्स्की है, ठीक है, इनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, संस्कृति और जो भाषा है, ठीक है, भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य हैं, यानी कि व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। पहला ऑप्शन है पारंपरिक तर्कड़ा, दूसरा है आगमनात्मक तर्कड़ा, तीसरा है निगमनात्मक तर्कड़ा और चौथा है वैज्ञानिक पद्धति। तो यहाँ पर देखिए जो व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना किसके लक्ष्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति के, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति के ये सब लक्ष्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन है कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है। यानी कि क्लास 7 का एक बच्चा है जो कि गणित में त्रुटि करता है, ठीक है। तो आप शिक्षक हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। क्या ये करेक्ट है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप शिक्षार्थी को केवल तुरंत ही करेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, जी बिल्कुल नहीं। जब बच्चे को आप कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए आप दे देंगे तो बच्चा खुद से कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा यानी कि स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो सकता है। चौथा को भी देख लेते हैं, ठीक है। चौथा है कि शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो सबसे पॉजिटिव आंसर है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जब कोई कक्षा 7 का बच्चा है गणित में वो त्रुटि कर रहा है तो आप उससे कहेंगे शिक्षार्थी से कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे, यानी कि स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे और देखते हैं हमारा 26 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है या फिर हो सकता है। पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है चाक्षुष स्थानिक बुद्धि और चौथा है अस्तित्व परक बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 26 की संवेगात्मक बुद्धि जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो ये आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के साथ संबंधित हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो संवेगात्मक बुद्धि होती है फ्रेंड्स वो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्वैयक्तिक क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, जिसके द्वारा जो शिक्षार्थी है उसमें स्वयं की व दूसरों की भावनाओं या फिर संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दूसरों को समझना, ठीक है, और अंतः व्यक्ति का मतलब होता है खुद को समझना, ठीक है। इंटर और इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है खुद में और इंटर का मतलब होता है दूसरों में। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो संवेग है, ठीक है, इसके मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। पहला ऑप्शन है संवेग विषय निष्ठ, यानी कि व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन है संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया, ठीक है। तो जो सबसे कम ध्यान दिया गया है फ्रेंड्स आपका यही है, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो ये इस पे आपका सबसे कम ध्यान दिया गया है, ठीक है, संवेग के इसी तथ्य पर। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा, क्योंकि सबसे कम पूछा है तो सबसे कम आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, ठीक है। जो राजेश है वो गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसके रूप में जाना जाता है, प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, तीसरा है संवेग और चौथा है प्रत्यक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये जो राजेश है, यानी कि जो गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, ठीक है, और उसका जो आंतरिक बल है, ठीक है, जो उसे उस समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए विवश कर रहा है, तो ये किसके रूप में, तो ये आपके एक प्रेरक के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, यानी कि एक प्रेरक के रूप में जाना जाएगा कि जो उसका आंतरिक बल है वो पूरी तरह से उसे विवश करता है, ठीक है, उस समस्या को समाधान करने के लिए, यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गणित के, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, 29 क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, ठीक है। यानी कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में हमें बताना है कि सबसे सही क्रम कौन सा है। पहला ऑप्शन है उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी, ठीक है। तो देखिए जब आपकी अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में जब सही क्रम आता है तो सबसे पहले आपकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी आवश्यकता है और इसमें भी आवश्यकता है, ठीक है। सबसे पहले आपका आवश्यकता होता है, फिर उसके बाद जो आपका प्रबल प्रेरणा होता है, ठीक है। आप प्रेरणा यानी कि जो अभिप्रेरणा होता है, ठीक है, प्रेरणा वो होता है प्रबल प्रेरणा। उसके बाद आपकी उत्तेजना होती है, ठीक है। उत्तेजना के बाद आपका लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होता है, यानी कि जिस लक्ष्यों पर आपको पहुंचना है, ठीक है, उसी लक्ष्य के उन्मुखी जो आपका व्यवहार होता है वो करना होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में उपलब्धि, उत्तेजना में कमी आती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में, ठीक है। यानी कि राइट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सीडीपी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है स्वचिंतन, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है पुनरावृत्ति और चौथा है आपका सार को दोहराना। तो देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा है, ठीक है, इसके सामाजिक अवलोकन पर आधारित जो अधिगम सिद्धांत है इसमें प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और उनका मानना है कि जो व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक, संज्ञानात्मक और प्रेक्षणात्मक कारक होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका प्रतिधारण होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ पेपर पास वाले सीडीपी के डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते हैं अपने सभी दोस्तों को, ठीक है, और कंटिन्यू चैनल पर बने रहें, ठीक है। तो आज के लिए सीडीपी क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।